हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है असेट एलोकेशन। सो बेसिकली इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द व्हाट इज द असेट एलोकेशन, व्हाई इट इज important, how to do a asset allocation for singles, asset allocation for married, golden rule of asset allocation and benefits of the proper asset allocation. So let's start with the what is the asset allocation. So what is the asset allocation? Asset allocation means the deciding how much of your money goes into. So असेट एलोकेशन का मीनिंग है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है तो वो किस टाइप के असेट क्लास में जाएगा. देयर इज द फाइव असेट क्लास फॉर द इन्वेस्टमेंट. द फर्स्ट इज द इक्विटी. इक्विटी इज द रिस्की एंड द रिटर्न्स ऑफ द इक्विटी इज नॉट डिसाइडेड. मतलब आप अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो उसका प्रॉफिट भी हो सकता है एंड लॉस भी हो सकता है. उसका कुछ मतलब डिफाइन नहीं रहता है कुछ भी. अ, उसके बाद आता है डेब्ट फंड. डेब्ट फंड में आपका जो रिटर्न्स जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं. एज इन देयर इज सम गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कमर्शियल बॉन्ड्स, दे आर प्रोवाइडिंग 7 to 8% पर ईयर. एवरेज रिटर्न्स ऑफ 7 to 8% पर ईयर, उतने रिटर्न्स उनके मिलते ही है. उसके बाद आता है गोल्ड. गोल्ड आप इन्फ्लेशन बीट करने के लिए यूज कर सकते हो. उसके बाद आता है कैश. कैश कैश आप इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हो. एज इन कुछ भी इमरजेंसी रहा तो कुछ लिक्विड फंड हम इन्वेस्ट करते हैं, वो निकाल के हम उस इमरजेंसी में यूटिलाइज कर सकते हैं. उसके बाद आता है इंश्योरेंस. इंश्योरेंस है वो ऑप्शनल है. जैसे कि उसमें भी दो टाइप्स के इंश्योरेंस आते हैं, टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस. जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो सबके पास होना ही चाहिए, बट जो टर्म इंश्योरेंस है वो ऑप्शनल है. तो वो जो लोग सॉरी टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके लिए प्रोबेबली बेनिफिट देता है जिनके ऊपर फैमिली का फैमिली डिपेंडेंट है, या फिर कोई असेट क्लास है, कोई ग्रुप है जिस सीईओ के ऊपर मतलब पूरे एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी है, उनके उनके लिए टर्म इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज why it is important. So it is important then investment decision because the wrong allocation can destroy wealth even if the stocks are good. तो इसका मतलब क्या है, why it is important. So अगर आप कोई भी मतलब गलत असेट एलोकेशन करते हो, एज इन आपके पास इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपीज एंड उसके 10 के 10 लाख आपने स्टॉक्स में डाल दिए. तो अगर मार्केट 40% डाउन गया, एज इन कोविड क्रैश जैसे कुछ सिनारियो आया या वॉर जैसे कुछ सिनारियो आया, तो आपका पोर्टफोलियो बाय 40% माइनस हो जाएगा. एज इन आपके पास सिर्फ 4 लाख बचेंगे, 6 लाख बचेंगे, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाउन है 40%. तो अगर आप ये ना करते हुए अगर आप आपका कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करते हो, एज इन थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा डेट में, थोड़ा कैश में और थोड़ा गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो थोड़ा हेज होता है. एंड मतलब कोई इक्विटी अगर रिटर्न्स अच्छे नहीं दे रहा होता है तो उसके उस टाइम पे आपको डेप्थ संभाल लेता है, या फिर गोल्ड जो है वो आपको सिक्योर रखता है. उसके बाद कैश जो है वो लिक्विड है, वो आपको इमरजेंसी के लिए यूज होता है. अगर आपके लिए मतलब एंड और एक चीज, अगर ये 10 लाख के 10 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिए किसी भी स्टॉक्स में और अनसर्टन कुछ सिनारियो हो गया, घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम आ गया, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको वो 6 लाख के 6 लाख वापस निकालने पड़ सकते हैं. और अगर आपको 10 लाख की ही नीड पड़ी तो आपको 4 लाख का शॉर्टेज पड़ जाएगा. तो दैट्स वाई असेट एलोकेशन इज इम्पोर्टेंट. तो I will explain you about the next part is the how to do the asset allocation. Asset allocations में there is the parts like for the asset allocation it's
matters what is your income, like what is your income. You have to first calculate your monthly income. उसके बाद आपको कैलकुलेट करना पड़ता है आपके एक्सपेंसेस की, आपकी कितनी इनकम है और उसके बाद कितने आप एक्सपेंसेस है, एज इन ईएमआई है, आपका कार रेंटल होगा या मोबाइल बिल पेंडिंग होंगे, ग्रोसरी है, तो वो सब आपको कैलकुलेट करके आपको जो भी रहता है, उसके बाद आपको आपके वांट्स एंड नीड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। एज इन अगर आपको कार बाय करनी है, बट वो कार आपके लिए फॉर इंजॉयमेंट है और फॉर योर, अगर आपको ऑफिस जाने के लिए लग रही है, तो देर इज अ टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आपको ऑफिस जाने के लिए लग रही है तो वो नीड्स रहेगी, अगर आप फॉर द इंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहे हो तो वो वांट्स रहेगा। तो एज पर द पैरामीटर यू हैव टू सेपरेट दैट। आफ्टर दिस, अगर आप मतलब आपके इन्वेस्टमेंट एक प्रायोरिटी होनी चाहिए और सेल्फ डेवलपमेंट भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेल्फ डेवलपमेंट ही आपका प्रायोरिटी नहीं रहेगा तो आप डेवलप नहीं कर पाओगे। सो आफ्टर दिस आई विल टेल यू द asset allocation for the salaried peoples. Like if you are earning a fixed salary every month, your goal should be a growth plus stability. So अगर आप कुछ भी मतलब फिक्स सैलरीड इनकम हो या फिर आपका बिजनेस हो, उसमें से आप कुछ अमाउंट आपको आ रहा है, फिक्स्ड अमाउंट आपको आ रहा है, सो उनके लिए अगर आप सैलरीड हो तो आप रिस्क टेकिंग, मतलब सैलरीड हो बट मैरिड नहीं हो अब तक, सिंगल हो, तो आप रिस्क ले सकते हो। उस टाइम पे आप अगर 1 लाख आपको इनकम है तो उसमें से 46% आप इक्विटी में डाल सकते हो, 34% आप 34% आप डेप्ट में डाल सकते हो, 11% गोल्ड में डाल सकते हो, 5% आप कैश रख सकते हो। एज इन अगर आपको 1 लाख की इनकम है, एग्जाम्पल 1 लाख की इनकम है आपको, तो आप 46,000 इक्विटी में, 34,000 डेट में, 11,000 गोल्ड में, कैश रख सकते हो आप, 5,000 आपके पास लिक्विड रख सकते हो। एंड ये ब्लू जो पार्ट है वो इंश्योरेंस का है, वो ऑप्शनल है, तो इसीलिए उसमें कुछ परसेंटेज आए नहीं है। अगर आप ये भी कैलकुलेट करोगे टोटली, तो ये भी पूरा 100% नहीं होगा, इसमें से कुछ पार्ट बचेगा जो इंश्योरेंस में जाएगा, या फिर आप लिक्विड रख सकते हो, या फिर आप आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, लाइक आप आजकल इंस्टाग्राम पे देख सकते हो कि हर कोई एफएक्स ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसमें भी अगर आपको सीखने की इच्छा है तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर कुछ जो पार्ट है वो आप इक्विटी में ही रख सकते हो। उसके बाद आता है फॉर द सैलरीड मैन, हो गया। उसके बाद आता है फॉर द मैरिड पीपल्स। मैरिड पीपल्स के बाद, आफ्टर द सिंगल पीपल्स, मैरिड पीपल्स के ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, तो उनको थोड़ा स्ट्रेस कम लेके ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड उनको प्रोटेक्शन भी देखना पड़ता है फैमिली का, कि इफ आई एम नॉट एनीमोर, अगर मैं नहीं बचता हूँ तो मेरे पीछे कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए जो मेरे फैमिली को बैक कर सकता है। तो उस टाइम पे हमें असेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए? अगर आपके पास 1 लाख है तो आपको सिर्फ 33% अमाउंट इक्विटी में डालना चाहिए। मतलब 1 लाख का आपको 30,000 ही, एवरेज 30,000 आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इक्विटी में, 40,000 डेट में डालना चाहिए, 13% 13,000 आपको गोल्ड में रखना चाहिए, 10,000 आपको कैश रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे आपको मतलब इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है कभी भी, अगर मतलब फैमिली में कुछ भी होता है, एज इन किसी को भी बच्चे को, अगर अपने बच्चे को ट्यूशन भी भरनी है, कुछ भी करना है, तो उस टाइम पे आपको कैश यूज होगा। और इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी रहेगा, एज अ हेल्थ इंश्योरेंस वो तो मैंडेटरी ही रहेगा फैमिली के लिए। टर्म इंश्योरेंस भी मैंडेटरी रहेगा बट वो थोड़ा ऑप्शनल है, हर एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास मतलब होम लोन है और एक ही पर्सन जो है वो जॉब में है,
और वो ही पे करता है। तो उस टाइम पे अगर आपको टर्म इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट ही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस टाइम पे। नेक्स्ट पार्ट इज़ द एडिशनली मैरिड इंडिविजुअल मस्ट हैव। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमें थोड़ा सिक्योर्ड चलना चाहिए उस टाइम पे। अगर मैरिड हो आप तो आपको सिक्योर्ड चलना चाहिए। तो उसके लिए हमने इमरजेंसी फंड्स भी रखने पड़ते हैं फॉर 6 to 12 मंथ्स एक्सपेंसेस। मतलब अगर आपको कुछ भी आपको कैश के थोड़ी ज्यादा कैश लगेगी इमरजेंसी फंड्स में, क्योंकि आपको 6 to 12 मंथ्स के बैकअप रखने पड़ेंगे एक्सपेंसेस के। अनसर्टन सिनारियो हो जाए, एज इन जॉब चला जाए और आपका बिजनेस ना चल पाए अच्छे से, उस टाइम पे हमें इमरजेंसी फंड्स यूज होते हैं बहुत। उसके बाद टर्म इंश्योरेंस है, वो तो चाहिए ही चाहिए। एज अ बताया मैंने कि इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास होम लोन है और अगर आप अकेले ही अर्नर हो पूरे फैमिली में, तो अगर आपका कुछ हो जाता है तो उसके बाद फैमिली पे बर्डन पड़ेगा कि लोन कौन भरेगा, एज इन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि मंथली एक्सपेंसेस कैसे रहेंगे, आगे जो एक्सपेंसेस है वो कैसे करेंगे। उस टाइम पे हमें टर्म इंश्योरेंस हेल्प करता है। एटलीस्ट 10 to 15% टाइम एनुअल इनकम के रहना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। एज इन अगर आपको 1 लाख 1 लाख पेमेंट है, तो आपके आपके पेमेंट के ईयरली जो होगा आपका 12 लाख होगा, तो आपके इस पे 10 to 15% टाइम्स एनुअल इनकम रहना चाहिए। सॉरी, जो अगर आपको मतलब 1 लाख इनकम रहेगी आपकी, तो एनुअली आपका 12 लाख समथिंग हो जाता है। आफ्टर द डिडक्शन और ऑल दैट थिंग्स आपको 10 लाख समथिंग रहेगा, बट फिर भी हम 12 पकड़ लेते हैं। तो उसके 10 to 15 टाइम्स ये रहना चाहिए आपका जो टर्म इंश्योरेंस है वो रहना चाहिए। एज इन आपका ऑलमोस्ट 1 CR to 1.5 CR के अराउंड आपका टर्म इंश्योरेंस रहना चाहिए। उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई कभी बीमार पड़ता है फैमिली में, तो कभी कभी ऐसी बीमारी आ जाती है जिसमें आपका पूरा का पूरा कैपिटल उड़ जा पोर्टफोलियो आपको खाली करना पड़ जाए। तो उस टाइम पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस बहुत हेल्प करता है। अगर मतलब आपके पास 5 लाख का भी कवरेज रहेगा, तो कुछ भी आपको मतलब छोटी मोटी बीमारी हुई या ऑपरेशन रहा छोटा मोटा, तो वो उसमें कवर हो जाता है। एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट एक्सपेंसिव भी नहीं रहता है कि 10 to 15 थाउजेंड में आ जाता है। अगर आपका एज बहुत कम रहा तो और भी कम रह जाते हैं, बट एवरेज 24 to 30 के बीच में जो भी एज ग्रुप है, उनके 10 to 15 थाउजेंड के बीच में आ जाते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। सो उसके बाद जो रिस्क एलोकेशंस है, वो आप ऑन द रिस्क प्रोफाइल पे भी देखे जाते हैं। जैसे कि अगर आप लो रिस्क चाहते हो, तो मतलब आपको आपकी फैमिली सिक्योर करनी है, आपको थोड़ा पैसा दूसरी जगह पे भी कुछ करना है, घर करना है, घर बनाना है या बाय करना है, या फिर दूसरे किसी को पैसा देना है, शादी करनी है, तो उस टाइम पे आप क्या लो रिस्क रखना पड़ता है। तो उस टाइम पे आप अगर है आपके पास 10 लाख रुपीज है, तो आपको 28% ही सिर्फ डेट फंड में डालना पड़ेगा। उसके बाद सॉरी, इक्विटी में 28% डालना पड़ेगा। डेट फंड में मेजोरिटी 56% डालना पड़ेगा। गोल्ड में 9.3%, कैश में 0.7%, एंड इंश्योरेंस ऑप्शनल है। लो रिस्क है तो आपको मतलब लेना ही पड़ेगा, उसका मतलब कुछ ना कुछ तो रहेगा, 5% 7% वो भी रहेगा। उसके बाद आता है मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट रिस्क में आप थोड़ा डेप्थ का पोर्शन कम कर सकते हो, इक्विटी का बढ़ा सकते हो, थोड़ा गोल्ड का कम कर सकते हो, कैश का भी थोड़ा कम कर सकते हो, और इक्विटी का पोर्शन थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद आता है हाई रिस्क प्रोफाइल। हाई रिस्क में आता है आप इक्विटी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो डेट फंड है उसमें डाल सकते हो। 37% है डेट फंड में। आई थिंक जो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इक्विटी का पोर्शन बढ़ते जा रहा है।
और डेप्थ का कम होते जा रहा है। गोल्ड का भी कम होते जा रहा है वैसे तो, क्योंकि हाई रिस्क में क्या होता है कि आप हाई रिस्क लेते हो तो आप रिटर्न्स भी उसके मतलब हाई रिस्क रिटर्न्स ही होते हैं। जैसे कि मतलब अगर आप हाई रिस्क ले रहे हो तो आपके रिटर्न्स भी हाई रहेंगे, अगर आप लो रिस्क ले रहे हो तो आपके रिटर्न्स भी आप उतने ही लो रहेंगे। सो टेक अ रिस्क अकॉर्डिंगली, मतलब आपके ऊपर फैमिली का बर्डन कितना है, बर्डन नहीं बोलूंगा, फैमिली डिपेंडेंट कितना है, और का आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है वो थोड़ा जानना जरूरी है। तो उसके हिसाब से ही आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको मतलब एज है 28, एज इन 100 - 28 कितना बचेगा? 72। तो इतने परसेंट आप इक्विटी ले सकते हो, उसके बाद जितने भी बचेंगे पैसे आपको मतलब 28% बचेंगे, वो आप डेप्ट में डाल सकते हो प्लस गोल्ड में डाल सकते हो। एज इन अगर 28% आपके पास बचते हैं तो आप 13% डेप्ट में, 13% गोल्ड में, या फिर 20% गोल्ड डेप्ट में, 8% गोल्ड में, ऐसे ट्विक कर सकते हो आप। एज इन आपका मतलब अगर आपका एज ज्यादा बढ़ गया, मतलब आप 50 अराउंड हो गए, तो -50, तो आप उतना ही पैसे इक्विटी में डाल सकते हो। 50% पकड़ो, इतने ही पैसे आप इक्विटी में डाल सकते हो, उसके बाद जो भी पैसे बचेंगे वो डेट में डालेंगे। तो ये गोल्डन रूल बोल सकते हैं या सिंपल फॉर्मूला बोल सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए लाइफ में कि अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कितने परसेंट किसमें डालूं, इतने मेरा भी रिस्क नहीं है मेरे पास तो मैं इतने पैसे डालूं क्या, तो उस टाइम पे आप सिंपल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज कीजिए, 100 - आपका एज कीजिए, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उस अमाउंट का आप इक्विटी फंड में डाल दीजिए, और बाकी के है जो वो डिवाइड बाय 2 करिए और 3 करिए, और डेब्ट और गोल्ड में डाल दीजिए, और बाकी का कैश पाइल में रख दीजिए। उसके बाद लाइक हमने बताया कि मतलब पहले हमें इन्वेस्टमेंट जानना पड़ेगा हमारा कितना है, सेविंग्स कितनी हो रही है, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि अ, मतलब कितने परसेंट से हम डाल सकते हैं एज पर द हमारे रिस्क एपेटाइट एंड बाय द सिंपल फॉर्मूला। एज इन अगर आपके पास मतलब आपका एज है 28, तो आप 100 - 28 करके कितना परसेंट बचाते हो, और उसके बाद आप कितने इक्विटी में डाल सकते हो, कितना गोल्ड में डाल सकते हो, वो आप डिफरेंशिएट आपको खुद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो भी मतलब पैसे बचेंगे उसके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो एज इन हर मंथ। एसआईपी इक्विटीज में भी होता है, गोल्ड में भी होता है, डेट फंड में भी होता है। एंड अगर आपको लिक्विड कैश रखना है, लिक्विडिटीज भी रहते हैं उसमें भी आप रख सकते हो, उसमें आपको एवरेज रिटर्न्स आ जाते हैं, बट वो आई विल टेल यू कि मतलब अगर आपको लिक्विड पीस में ही रखना है तो आप डेट फंड में डाल दीजिए सीधा, और जो लिक्विड आपको चाहिए, लिक्विड कैश जो चाहिए आप वो बैंक में रख सकते हो। एंड हर महीने आपको ये रीबैलेंस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने आपको ये रिबैलेंस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कभी इक्विटी अगर आपका ज्यादा हो जाता है तो आपको डेट भी उतना ही करना पड़ेगा, और कभी डेट अगर वो एक्स्ट्रा हो जाता है तो आपको कम करके इक्विटी में डालना पड़ेगा। तो ऐसे एवरेजिंग चलते रहना चाहिए हमेशा। तो उसके बाद आता है कि so what is the asset allocation is not being aggressive, it is about being consistent if you want sorry। सो असेट एलोकेशन एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बट कंसिस्टेंट होना चाहिए। एज इन अगर आपके पास 1 लाख आते हैं तो आप 1 लाख के 1 लाख कोई इक्विटी में नहीं डालना चाहिए, या फिर कोई डेट में नहीं डालना चाहिए, आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एंड कंसिस्टेंटली वही रखना पड़ेगा। मतलब अगर आप इस महीने 1 लाख बचा रहे हो, उसके महीने नेक्स्ट मंथ 1 लाख बचा रहे हो, तो वो कंसिस्टेंटली उतने पोर्शन में ही जाना चाहिए। अगर आप एक महीने में इक्विटी में 60% डाल रहे हो, नेक्स्ट मंथ में आप 20% ही डाल रहे हो इक्विटी में, और डेट फंड में हाई कर रहे हो, तो वो थोड़ा डिसबैलेंस होके आपका कोलैप्स कर जाएगा एट द एंड।
मतलब कोई भी इमरजेंसी आती है या फिर स्टॉक क्रैश हो जाता है वो, या फिर गोल्ड गोल्ड की प्राइसेस ड्रॉप हो जाती है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा मतलब प्रॉब्लम में आ सकते हो। सो दैट्स व्हाई एसेट एलोकेशन इज इम्पोर्टेंट इन द कंसिस्टेंट वे। सो अगर आपको भी ऐसे ही इनसाइट्स, फाइनेंशियल एडवाइजरी इनसाइट्स चाहिए, तो आज ही आप फॉलो कीजिए हाउस ऑफ ट्रेड्स को। एंड अगर आप मतलब इक्विटी ट्रेड्स में इंटरेस्टेड हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के भी ज्वाइन